आज हम भारतीय मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का या औपचारिक कार्यपालिका होता है या नाम मात्र का प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। केंद्र तथा राज्य सरकारों की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 91। संविधान संशोधन 2003 द्वारा सदन, लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जहां तक सदन की संख्या 40 है, वहां अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 होगी। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तो यदि हम पहले प्रकार के मंत्री लें तो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य ये अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री भी इनमें से एक होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तथा वह वास्तविक नीति निर्धारक संस्था है। इसकी बैठकों की कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। तो इसमें हर व्यक्ति को, हर मंत्री को, जितने भी मंत्री होते हैं उनको सबको अपना अपना एक एक विभाग वितरित किया जाता है और उन विभागों को चलाने की पूर्ण जिम्मेदारी उस मंत्री की होती है। तो जो ये होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री। यह मंत्रिमंडल स्तर से नीचे स्तर का मंत्री होता है। इसे स्वतंत्र विभाग भी दिया जा सकता है। यह मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित होते हैं तथा उन्हें आमंत्रित किया जाता है। तभी उपस्थित होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। तो ये अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। जब मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी तब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों द्वारा यदि इनको बुलाया जाएगा, राज्य मंत्रियों को, तभी ये उपस्थित होते हैं। तीसरा है उप मंत्री। ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का भार उठाया करते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। मंत्रिमंडलीय विचार विमर्श में इनकी कोई भागीदारी या इनकी कोई भूमिका नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि संसदीय नियमों के तहत दे होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति इस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होता है अथवा लोकसभा में निर्वाचित बहुमत दल का वो नेता होता है। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत मिला हुआ हो और वो बहुमत दल का नेता हो। तो इसमें राष्ट्रपति अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा है इसके अंदर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की उसको लिस्ट या सूची प्रदान कर देता है कि इन व्यक्तियों को मेरे मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए, राष्ट्रपति उन सभी व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाता है। तीसरा है इसके अंदर प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। तो विभागों के जो किस व्यक्ति को या किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका निर्णय पूर्णतः प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद के निर्माण और अंतवरण उसके संचालन में भी केंद्रीय स्थिति रखता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का ही परामर्श निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है। अगला है इसके अंदर मंत्री किसी भी सदस्य सदन, राज्यसभा अथवा लोकसभा के सदस्य में से चुना जा सकता है। तो मंत्री किसी भी उसका सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन ये तभी संभव है, तभी तक वो मंत्री बना रह सकता है जब तक कि वो 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन की, या तो वो लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करे या वो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करे, या निर्वाचन द्वारा या मनोनयन द्वारा, दोनों में से किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यदि वो 6 माह के भीतर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अगला है इसके अंदर उच्चतम न्यायालय द्वारा, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मंत्री वो तभी बना रह सकता है यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन गया है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य, तो उसे 6 माह के भीतर या तो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होकर आना है अथवा
या तो लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होकर आना है अथवा राज्यसभा के द्वारा मनोनयन या नॉमिनेट होकर आना है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इस पर एक निर्णय आया था उच्चतम न्यायालय का अगस्त 2001 में, जो कि तेज प्रकाश सिंह के मामले में दिया गया था। इसमें ये कहा गया, इस निर्णय में ये स्पष्ट किया गया था कि इस प्रकार बनाए गए मंत्री को 6 माह तक किसी सदन का सदस्य बनने में असमर्थ रहने पर उसे पुनः 6 माह के लिए मंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी कि आवश्यक है उसे 6 माह के भीतर भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना। अगला है इसके अंदर, मंत्री दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है तथा कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, लेकिन वह उस सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता जिसका वह सदस्य नहीं होता है। यह केवल उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। तो इसमें आपको पता पड़ ही गया बेटा कि वो व्यक्ति दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकारी वो उसी सदन में हो सकता है जिस सदन का वो सदस्य है। यदि वो राज्यसभा से आया है तो राज्यसभा में मत देगा, यदि वो लोकसभा से मंत्री बनकर आया तो वो लोकसभा में मत देगा। कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। अगला है इसके अंदर, मंत्रियों के उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है इसके अंदर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री एक साथ केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि यदि लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है अथवा प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को केवल लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे दें। तो मंत्रिपरिषद जो है पूरी टीम भावना से काम करती है। ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूब जाते हैं। एक मंत्री की गलती का खामियाजा संपूर्ण मंत्रिमंडल को भुगतना पड़ सकता है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री स्वेच्छा से खुद त्यागपत्र दे दे, तो प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे देता है तो वो संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से ये सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करते हैं। दूसरा है इसके अंदर, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात प्रत्येक मंत्री का राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा में मंत्री को विश्वास प्राप्त होते हुए भी उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा सकता है अथवा पद त्याग करने को कह सकता है। यह अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री को ही प्राप्त होता है कि किसे किसे मंत्री रखे और किसे मंत्री पद से मुक्त करे। राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक औपचारिकता पूरी करता है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है और ये पूर्णतः प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में रखेगा और किस मंत्री को उसके पद से हटा देगा। यानी कि विभागों का वितरण हुआ या मंत्री पद देना हुआ, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये देखने में हमको लगता है कि राष्ट्रपति का कार्य, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति जो है हमारा नाम मात्र का प्रधान है। सारा कार्य जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है या वह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। उसके बाद यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो ये संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। अगला है चौथा, इसके अंदर कोई भी मंत्री अपने विभाग से संबंधित मामलों के महत्वपूर्ण पत्रादि एवं सूचनाएं प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचा सकता है। तो मंत्री अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, वो संबंधित सूचना, महत्वपूर्ण सूचना पत्र आदि जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चयों को राष्ट्रपति को सूचित करे या राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन एवं विधान संबंधी सूचना मांगे जाने पर प्रधानमंत्री को सूचनाएं देनी पड़ती हैं। तो वैसे तो ये प्रोसीजर है या ये प्रक्रिया है कि जो भी विनिश्चय मंत्रिमंडल के अंदर हुए हैं तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो विनिश्चय किए गए हैं, उनसे संबंधित पत्र आदि वो राष्ट्रपति को सूचित करे और राष्ट्रपति स्वयं खुद भी वो सूचनाएं मंगवा सकता है और वो सारी सूचनाएं फिर प्रधानमंत्री को देनी पड़ती हैं। अगला है इसके अंदर, राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर
जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखने के लिए कहने पर वह विचारार्थ रखा जाता है। तो यदि एक मंत्री ने कोई व्यक्तिगत डिसीजन लिया है और संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंदर उसके अंदर विचार विमर्श नहीं हुआ है और राष्ट्रपति चाहे तो उसको संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंदर विचारार्थ रखवा सकती है। तो इस प्रकार से इसकी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है कार्य करता है। धन्यवाद।